हाय एवरीवन, सीधी बात नो बकवास 3.0 की एक नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम बातचीत करेंगे उन जटिल मुद्दों पर जिसे हम सबसे सरल भाषा में सबसे कम समय में आपके सामने लेकर आएंगे। अगले 10 से 12 मिनट में इस 3.0 का पहला एपिसोड आपको हम क्लियर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। जी हां, आज से ठीक 50 साल पहले 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। सवाल है कि 50 साल पहली बात को अब चर्चा में क्यों लाया गया? तो हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब हर वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की बात कही है। अब हर वर्ष इस दिन को याद किया जाएगा कि किसी भी सत्ता के पास इतनी शक्ति ना दी जाए कि वह हमारे संविधान की हत्या करने का प्रयास करे। सबसे पहली बात कि चर्चा में क्यों रहा, तो अब प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। उसका कारण आपके सामने मैंने रखा। समझना आप चाहेंगे कि आखिर ये आपातकाल होता क्या है। तो पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको बता देता हूं। एक परिवार में मान लीजिए कि माता पिता हैं, उनके 4 बेटे हैं, चारों बेटों की शादियां हो चुकी हैं, एक बंगला है, 4 अलग अलग मंजिल हैं। चारों परिवार जो उनके बच्चों के हैं वो अलग अलग मंजिल पर रहते हैं और माता पिता अलग जगह पर रहते हैं। अब क्योंकि चारों बच्चों के विवाह हो चुके तो परिवार के प्रत्येक निर्णय अपने अपने अनुसार बच्चे ले रहे थे। लेकिन कोई ऐसी घटना हुई परिवार के भीतर जिसके कारण पूरे परिवार पर संकट आ गया और दादा दादी ने कहा कि परिवार का प्रत्येक निर्णय मैं लूंगा। इसका मतलब अब बच्चों के परिवार के निर्णय लेने की शक्तियां, उनके बहुओं की परिवार में निर्णय लेने की शक्तियां समाप्त हो गई और सारे निर्णय अब दादा दादी लेंगे। इसका मतलब उस परिवार में आपातकाल लागू हो गया है, इमरजेंसी लग गई है। इमरजेंसी का मतलब होता है कि अब परिवार में सारे निर्णय किसी एक व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे देश के राष्ट्रीय आपातकाल की। हमारे देश में संवैधानिक रूप से आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। हमारे देश में जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी तो केंद्र और राज्य 2 सरकारें हैं, हम मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाएगा तो देश में जितने भी राज्य हैं सभी की सरकारों को बर्खास्त कर दिया जा सकता है। बर्खास्त का मतलब उनका मुख्यमंत्री पद खत्म नहीं होता है, वो रहते हैं, लेकिन अब वो कोई निर्णय नहीं लेंगे, सारे निर्णय केंद्र सरकार लेगी। बर्खास्तगी का मतलब यहां उन्हें पद से हटाना नहीं रहेगा, बल्कि उनकी सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास आ जाएगी, प्रधानमंत्री के पास आ जाएगी। यहां तक कि छोटे छोटे निर्णय भी अब केंद्र सरकार लेगी। उनके सारे कानून बनाने का काम संसद के द्वारा किया जाएगा। कोई विधानसभाएं काम नहीं करेगी जो राज्यों में होती है। हमारे देश में यह राष्ट्रीय आपातकाल की परिस्थितियां 3 कारणों पर डिक्लेयर की जा सकती है। पहला, यदि देश युद्ध की स्थिति में हो। दूसरा, यदि कोई बाहरी आक्रमण देश पर हो जाए। और तीसरा, जो कि इंदिरा गांधी ने लगाया था, जिसके बाद संविधान संशोधन करना पड़ा, आंतरिक अशांति। अब आंतरिक अशांति का अभिप्राय क्या होगा ये सरकार तय करेगी। इस कारण से जैसे इंदिरा गांधी ने इस प्रकार के आधार पर इमरजेंसी लगाई और जब 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो सबसे पहले इस शब्द को हटाया गया आर्टिकल 352 में से और अब उसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह, आर्म रिबेलियन वर्ड यूज किया गया कि भाई अगर कभी देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह जैसी सिचुएशन आएगी तो उसी समय में केवल आपातकाल की ये तीसरी कंडीशन मानी जाएगी। हमारे देश में आपातकाल अब केवल प्रधानमंत्री के कहने से नहीं लगता है, बल्कि कैबिनेट, जो प्रमुख मंत्री होते हैं, उनके द्वारा लिखित सिफारिश की जाएगी। संसद उसे 1 महीने के भीतर स्वीकार करे, मतलब संसद के अंदर भी इस पर वोटिंग होगी और अगर 1 महीने के अंदर संसद ने स्वीकार कर लिया, बहुमत में स्वीकार कर लिया, साधारण बहुमत में, तो इसको अनुमोदन कर दिया जाएगा कि हाँ भाई हमारे देश में अब इमरजेंसी लग गई है। और एक बार में इमरजेंसी 6 महीनों तक के लिए लगती है, उसके बाद बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में 6 महीनों के लिए लगती है। सीधे केंद्र राज्य के कोई मतलब विषय नहीं होते, सारी शक्तियां एक व्यक्ति के पास आ जाती है।
आपातकाल का प्रभाव ये होता है कि देश के नागरिकों के अधिकार खत्म हो जाते हैं 20 और 21 को छोड़कर। 20 और 21 क्या है? हमारे देश में जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उसमें 20 नंबर और 21 नंबर का जो अधिकार है वो रहेगा बस, बाकी सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। खास करके आर्टिकल 19 जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, अभिव्यक्ति वाला। और इसी कारण से जो टेलीविज़न हो गए या फिर बाकी चीज़ें हो गई उन पर भी सेंसरशिप लग जाती है। सरकार अपनी मर्जी से खबरों को पेश कर सकती है। क्या हमारे देश में इमरजेंसी इंदिरा गांधी के पहले लगी नहीं थी? तो लगी थी। हमारे देश में इसके पहले 2 बार इमरजेंसी लग चुकी थी इंदिरा गांधी के लगाने से पहले। 1962 में भारत और चीन के युद्ध में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी जो कि 1968 तक चली थी। इतने लंबे समय तक इमरजेंसी लगी थी क्योंकि 1965 में भी भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया था। दूसरी इमरजेंसी 1971 में जब बांग्लादेश की आज़ादी की बातचीत थी तब लगाई गई थी। तीसरी इमरजेंसी जो थी वो वास्तविक रूप में ज्यादा आलोचना के घेरे में आई और रियल में इंदिरा गांधी का ये गुरूर, उन्हें लगता था कि अपुनिच भगवान वाली जो सिचुएशन बन गई थी, उन्होंने इसी कारण से भारत के इतिहास में ये पूरा काला समय, काला दिवस डिक्लेयर करवाने जैसी सिचुएशन लाई थी। थोड़ा सा कहानी मैं बता देता हूँ बैकग्राउंड की। एक्चुअल में 1971 में इलेक्शन हुए थे और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के खिलाफ में राजनारायण जी थे। राजनारायण जी इस चुनाव में हार गए थे, इंदिरा गांधी की जीत हुई थी। लेकिन राजनारायण जी ने 4 साल के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस परिणामों को चुनौती दी थी। किन आधारों पर? कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, समय सीमा से ज्यादा पैसा खर्च किया है और मतदाताओं को गलत तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की है। अदालत ने आरोपों को सही ठहराया और 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव को निरस्त कर दिया। इंदिरा गांधी इस निर्णय से बौखला गई। साथ ही इसी दौरान मतलब राजनारायण जी को विजयी घोषित करना पड़ा क्योंकि इंदिरा गांधी अगर हार गई तो। इसी समय गुजरात में जो चिमन भाई पटेल थे, वे इनकी पार्टी के थे, वहाँ पर विपक्षी जनता मोर्चे की बहुत ज़्यादा विजय हुई। एक साथ 2 खबरें आई उपचुनाव की और ये खबर आई कि उनका चुनाव रद्द कर दिया गया इंदिरा गांधी का। साथ ही साथ उस समय अगर आपको याद होगा तो जेपी और विपक्षी नेताओं ने दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली आयोजित की थी जिसमें पुलिस और सेना से असहयोग करने और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया गया था। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि अब देश में आंतरिक अशांति का माहौल है और इसी के आधार पर 25 जून को इंदिरा गांधी ने 1975 में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी आंतरिक अशांति के नाम पर। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय लोकतंत्र का एक डार्क एज स्टार्ट हुआ। सरकार ने पुलिस बल का उपयोग करके जितने विपक्षी लोग थे सबको गिरफ्तार करवाया, सबको नज़रबंद कर दिया, नागरिकों के मूल अधिकार छीन लिए गए। और इंदिरा गांधी ने 1976 में 42वां संविधान संशोधन लाया था जो अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। कार्यकाल जो संसद चुनाव के 5 साल, विधानसभा चुनाव के 5 साल होते थे, उन्हें 6 साल का कर दिया। संसद ने शक्ति प्राप्त करने की कोशिश की कि वो मूल अधिकारों में और किसी में भी संशोधन कर सकती है, किसी भी लेवल तक डिक्लेयर कर सकती है। आपातकाल को आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। साथ ही साथ यहां तक कि ये कोशिश की उन्होंने कि अपनी शक्तियों का इतना विस्तार कर दिया था कि नागरिकों के अधिकार, विपक्ष के अधिकार, टेलीविजन, जितने भी न्यूज वाली जानकारियां भी थी वो भी फिल्टर होकर इनके पास पहुंचती थी। सेंसरशिप लगाई गई थी न्यूज चैनलों पर। और 1977 में जो M.H. बेग साहब थे, जस्टिस बनने वाले थे, चीफ जस्टिस, उनकी जगह पर HR खन्ना जी को चीफ जस्टिस बना दिया अपनी मर्जी से। उस समय इतनी ताकत इनके पास होती थी। फलस्वरूप जनता के अंदर बहुत ज्यादा अविश्वास पैदा हुआ। 21 महीनों तक एक तरीके से नागरिकों के मूल अधिकार छीन लिए गए थे। संजय गांधी ने एक ही दिन में सुंदरीकरण के नाम पर दिल्ली के तुर्कमान गेट में जो झुग्गियां थी उनको हटा दिया था एक ही दिन में। पर जब तक इंदिरा गांधी को इस बात की थोड़ी भी बात समझ में आई, देर हो चुकी थी। 18 जनवरी 1977 को इन्होंने लोकसभा चुनाव की घोषणा की। 16 मार्च को चुनाव
के परिणाम आए और संजय गांधी और इंदिरा गांधी की जो करारी हार हुई, सो फाइनली 21 मार्च को इमरजेंसी समाप्त होती है 1977 में। बस एक आखिरी सवाल अब हम जवाब ढूंढना चाहेंगे, क्या भारत में भविष्य में कभी आपातकाल लग सकता है? तो मैंने कहा कि 3 आधार हैं, युद्ध हो रहा हो, बाहरी आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो। इसका बेस्ट तरीका है कि अब एक चीज़ तो अच्छी है कि इमरजेंसी जब लगेगी तो अब उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर सकता है। अगर मीडिया मजबूत रहे, नागरिक जागरूक रहें और किसी भी सरकार के ऊपर सरकार को इतनी शक्तियां न दी जाए कि वो अपने आप को भगवान मान बैठे, तो शायद कभी इमरजेंसी ना लगे। लेकिन अगर इमरजेंसी युद्ध के समय में बाहरी आक्रमण में लगती है तो वो कारण समझ में आता है कि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। बट जैसे नेशनल डिस्टर्बेंस की बातचीत जो कही गई थी या सशस्त्र विद्रोह अब जो नया शब्द आ गया है, इन चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा मीडिया और नागरिक समाज जागरूक रहें, अंधभक्त ना बने रहें। आप किसी भी नेता को या किसी भी सरकार को संविधान से ज़्यादा शक्तियाँ देने का प्रयास ना करें और ना ही उन्हें संविधान से बढ़कर माने। जितना ज्यादा संविधान आपकी रक्षा कर पाएगा उतना कोई रक्षा नहीं कर सकता है। तो ये था हमारा आज का एपिसोड जिसमें हमने बातचीत की है नेशनल इमरजेंसी की। एक छोटी सी बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि क्या अमेरिका और अन्य देशों में भी ऐसे प्रावधान है? तो हाँ, कुछ जगह पर है, लेकिन अमेरिका में एक विशेष कानून के तहत इमरजेंसी का प्रावधान है और वहां राष्ट्रपति के पास ये पूरी पावर होती है कि इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है या नहीं। 1976 में अमेरिका में एक एक्ट, नेशनल इमरजेंसी एक्ट बनाया गया। उसके तहत कंडीशंस डाली गई है कि युद्ध हो रहा हो, आतंकी हमला हो रहा हो, सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट आ गया हो, इकोनॉमिकल कोई डिजास्टर आ गया हो या डिजास्टर की बातचीत हो जाए, तो इस तरीके की चीजों में वहां पर इमरजेंसी लग सकती है। हर देश के अपनी अपनी क्राइटेरिया होते हैं। सरल भाषा में कहे तो आपातकाल का मतलब है कि देश में अब केंद्र सरकार सब कुछ तय करेगी, कोई दूसरी सरकार नहीं होती है। याद रखना, हमारे देश में इमरजेंसी पूरे देश में भी लग सकती है और देश के कुछ हिस्से में भी लगाई जा सकती है। जिस हिस्से में लगेगी वहां की सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास आ जाएगी। आपको क्या लगता है कि नेशनल इमरजेंसी हमारे देश के लिए कितनी ज्यादा बुरी थी और क्या इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में जो सेलिब्रेट किया जाएगा, क्या इन दिनों को याद करना भी चाहिए या नहीं? और आपको क्या लगता है कि हाँ, ये चीज़ें नागरिकों को जागरूक करेगी? जैसे आज हमने आपसे बातचीत की तो आपको कई सारी बातें क्लियर हुई होगी। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि सीधी बात नो बकवास में आप नेक्स्ट एपिसोड क्या देखना चाहते हैं, ताकि हमारी टीम और हम उस विषय में और बेहतर आगे बढ़ सके। वो मुद्दा सामाजिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो सकता है, ताकि सरल से सरल शब्दों में हम आप तक अपनी बात पहुंचा सके। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय, लेट्स क्रैक इट। यदि आप जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी के साथ तो मात्र 19,999 प्लस 12 मंथ तक का फ्री एक्सटेंशन। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो एक्सटेंशन थोड़ा सा लिमिटेड होगा, 2 साल 3 साल के अकॉर्डिंग एक्सटेंशन बढ़ते जाएंगे। कल आखिरी दिन रहेगा ऑफर का, कल ये ऑफर खत्म हो जाएगा। इसी में सब कुछ आपको मिल जाता है, सारे बैच मिल जाते हैं। याद रखिएगा कि जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो केवल एक बैच नहीं ले रहे, आपको जितने नए पुराने सब बैच अवेलेबल किए जाएंगे। 12 और 20 जून से कई सारे ऑप्शनल के बैच स्टार्ट हुए हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। कई सारे नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, कई सारे नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं और प्लस, आइकॉनिक और कॉम्बो जैसे 3 ऑप्शन आपके पास होते हैं। आइकॉनिक का मतलब होता है सारी कक्षाएं रहेगी, प्लस में कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको मिल जाती हैं। कॉम्बो में ऑप्शनल और जीएस दोनों मिलता है। कंप्लीटली मेंस को डेडिकेटेड यह जो पूरी तरह से चैनल है, यदि आपने अभी तक इसे शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर लीजिएगा। मेंस को समर्पित, मतलब यूपीएससी में अधिकतर यूट्यूब के जितने चैनल है वो प्रीलिम्स पर फोकस करते हैं, पर मेंस पर फोकस्ड कोई भी चैनल नहीं है। ये एक्सक्लूसिव मेंस पर आधारित चैनल रहेगा।